फ्रेंड्स, टेक्निकल इशू की वजह से वीडियो को स्टॉप करना पड़ा। वीडियो नहीं है और टॉपिक सेम डिस्कस करना है। हम देख रहे थे, स्टडी कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। अजांडे को स्टडी किया इवान प्रिचर ने, वहाँ का जो विच क्राफ्ट था उसको स्टडी किया, मैजिक को स्टडी किया। तो अजांडे कहते थे कि विच क्राफ्ट की वजह से ही उनका बैड लक आता है, एक्सीडेंट होते हैं। न्यूअर्स का स्टडी किया, किनशिप एंड सोशल लाइफ स्टडी किया। तो किस तरह से उनका कैटल के अराउंड ही उनका सारा चलता है सिस्टम। तो उनका एक अपना ही लॉजिक है, इंटरनल लॉजिक है कल्चर्स का। प्रिमिटिव पीपल इरेशनल तो नहीं है, उनका जो बिलीफ है, सिस्टम है, स्ट्रक्चर है, इनको हेल्प करता है सोसाइटी को सरवाइव करने में। वान प्रिचर्ड को ने बताया है कि उन्होंने किसको स्टडी किया है, न्यूर्स को स्टडी किया है, अजांडे को स्टडी किया है, साउथ अफ्रीका के ट्राइब हैं। अब मेलिनोस्की की बात करते हैं। इन्होंने आर्गोनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक बुक लिखी थी। तो मेलिनोस्की ट्रोबरियन आइलैंडर्स के बीच में ये काफ़ी देर तक रहे थे। तो उसको सोसाइटी को इन्होंने दूर से ऑब्जर्व नहीं किया, बट उसके साथ सोसाइटी के अंदर रह के काम किया, उनकी लैंग्वेज को समझा, उनकी डेली लाइफ को समझा और उसको लिखते चले गए। आप कल्चर में पार्टिसिपेट करते हो ऑब्जर्वेशन के साथ साथ। तो मेलिनोस्की ने वहाँ पे कुलारिंग को स्टडी किया। तो उनका दूसरे आइलैंड के लोगों के साथ उनका ट्रेड होता है। तो इसी ट्रेड में वो क्या करते हैं, कुला को एक्सचेंज करते हैं। तो इसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू तो नहीं थी, बट कल्चरली इसको बड़ी इम्पोर्टेंस दी थी। इससे क्या होगा, शेल नेकलेस और आर्म बांड्स वो दूसरे आइलैंड के लोगों के साथ शेयर करते थे। इससे उनके बीच का अलायंस स्ट्रॉन्ग होगा और फ्रेंडशिप उनकी बढ़ेगी। तो ये एक इसका सोशल पर्पस था, ये ट्रस्ट का काम करता था, रिलेशनशिप बिल्डअप करने में कूला रिंग कंट्रीब्यूट करता था। तो मेलिनोस्की ने कहा कि कल्चर की बात अगर हम करें, जैसे फैमिली, रिलीजन, तो ये सोसाइटी की नीड को फुलफिल करते हैं, चाहे कोई भी चीज है। तो रिलीजन
क्या करता है, आपके क्वेश्चंस को आंसर करता है। ठीक है। ट्रेड जो है एक रिलीजियस प्रैक्टिस है, इकोनॉमिक टाइज है, सोशल प्रैक्टिस है, ये ट्रस्ट बिल्डअप करता है। तो मैरिज जो है से फैमिली बनती है, अब केयर का कॉन्सेप्ट आता है। तो ये साइंटिफिक फील्ड बना था इसके कहने पे। तो इसने कहा था ये सोसाइटीज आपस में ऑर्गेनाइज्ड होती है, सोशल होती है, मीनिंगफुल होती है, ऑर्गेनाइज्ड होती है। ओके। तो ये बताया है कूलारिंग ने, मार्गरेट मीड ने, आर्गोनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक ट्रोबारिएंड आइलैंड्स की स्टडी की थी। पैपुआ न्यू गिनी पैपुआ न्यू गिनी में स्टडी किया था। तो इनका अपना एक रीजनेबल होता है, रीजन होता है। ये ऐसे ही नहीं कोई एक्टिविटी को कर देते हैं। जैसे मैंने बताया है आपको, इसका इवान प्रिचर्ड्स ने विच क्राफ्ट कैसे उनकी सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है, कैसे उनको बताता है कि ये मिस फॉर्च्यून कैसे हो रहा है ना। न्यूअर पीपल की जो लाइफ है, उनकी कैटल्स के सराउंड ही उनकी चलती है लाइफ। ओके। तो इनके अंदर रिटर्न लॉस नहीं होते हैं, लेकिन इनका सोशल स्ट्रक्चर, कैटल्स के अराउंड जो इनका है स्ट्रक्चर, वो इनमें हार्मनी और ऑर्डर बना के रखता है। ओके। लीडर्स नहीं है, गवर्नमेंट नहीं है, और कैटल्स के साथ ये मूव करते हैं। ओके। तो ये इरेशनल नहीं है। पर्टिकुलर टाइम अजांटे, ओरेकल एंड मैजिक जो है अजांटे में न्यूज को एक्सप्लेन किया। ओके। तो पैपुआ न्यू गिनी, बेलिनोस्की ने आर्गोनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक बुक लिखी थी। उसमें इसने ट्रोबरियन आइलैंडर्स को स्टडी किया था। वहां पे इसने कूला रिंग को स्टडी किया, इसकी फंक्शनलिज्म को बताया। फेमस स्टडी थी आर्गोनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक की। तो इसकी जो ओरेकल, विच क्राफ्ट एंड मैजिक, ठीक है, तो ये हो गया, ये काम इसका, ये वाली बुक। फिर आर्गोनॉट्स ऑफ द जो वेस्टर्न पैसिफिक थी, मैली नॉस्की की। ओके। तो ये आप देखोगे इसके बुक्स के को लिखा है इससे, तो कल्चर को अंडरस्टैंड करते हैं, उनके बीच में रहते हैं। तो इवान प्रिचर्ड्स जो है बताया, तो वो ये ऐसा नहीं है कि विच क्राफ्ट के जरिए कि उस पर्सन को क्यों हुआ। ओके। तो ये किसने काज किया होगा रिच, तो ये लॉजिकल लोग हैं। तो अब क्यों हो गया, वो कहते थे कि ये विच क्राफ्ट की वजह से हुआ। ओके। न्यूज़ जो है उन्हीं के, वो एक बेसिकली ट्राइब है ऐसा। ओके। तो अब उनकी बात अगर हम करें, तो वो उनकी लाइफ कैटल्स के अराउंड इर्द गिर्द घूमती है। तो शेल नेकलेस और आर्म बैंड्स को वहाँ पे इन्होंने स्टडी किया। ओके। तो आप देखते हैं कि उसका एक सोशल काम भी है, उसका एक रिलीजियस पर्पस भी है। उसका एक अजांडे ने कहा कि ये जो लोग हैं, ओके, तो इसका यूज करते थे कि कैसे ये विच क्राफ्ट को, किसने विच क्राफ्ट को काज किया। तो नेचुरल काज
को तो ये समझते थे। ओके, तो क्या है विच क्राफ्ट बेसिकली, ये इससे बीमार कर सकते हैं कि कुछ नेचुरल पावर होती है इंसानों के अंदर, वो सभी इंसानों में तो नहीं होती है, कुछ इंसानों में होती है, और ये विच क्राफ्ट जो है क्रॉप का नुकसान कर सकते हैं, बीमार कर सकते हैं किसी को। तो ओरेकल्स की तरफ ये मूव करते हैं। तो एक एक ओरेकल क्या है, पॉइजन ओरेकल बेसिकली। तो चिकन को दिया जाता है, अगर एक्स जो है, अगर गिल्ट किया है उसने, विच क्राफ्ट किया है, तो ये चिकन मरना चाहिए, अगर नहीं किया है तो चिकन को लीव करना चाहिए। तो अब चिकन्स का फेल मरता है या जीवित रहता है, तो वो आंसर मिलता है ओरेकल को। तो पॉइजन एक पावर है, आपको ये सुपरस्टिशंस लगेगा, लेकिन तो ये इनको यस और नो क्वेश्चंस जहाँ उसने किया है या ना किए हैं। सो कई बार जो भी रिजल्ट निकलता है उसकी वो रिस्पेक्ट करते हैं। तो ओरेकल का काम क्या है, ये कोर्ट ऑफ लॉ है, ओरेकल के पास चले जाएं, ओरेकल पॉइजन दिया जाता है चिकन को, और कहते हैं वो अगर ओरेकल इस पर्सन ने किया है तो विच क्राफ्ट, तो ये चिकन मर जाए, अगर नहीं किया है तो ये चिकन जिंदा रहे। तो वो भी कुछ रिजल्ट आता है उसकी वो रिस्पेक्ट करते हैं। इससे क्योंकि उनका एक सिस्टम ऑर्गेनाइज किया था ना, उनको साइंस तो थी नहीं उस टाइम पे, पॉलीग्राफी टेस्ट भी नहीं थे। ओके, और कुछ कोड ऑफ लॉ भी नहीं थे, रिटन लॉज भी नहीं थे, तो अपनी सोसाइटी को वो ऑर्गेनाइज रखते थे, डिस्प्यूट्स को सेटल करते थे, और उनकी सोसाइटी में हार्मोनी बनी रहती थी, डिसीजंस लेते थे। तो ये काम था हार्मोनी करने का, ओजेंडे अमंग द ओरेकल्स अमंग द ओजेंडे। ओके, तो विच क्राफ्ट हो गया, ओरेकल्स हो गया, किस तरह से सोशल ऑर्डर जो है उसने अजांडे की सोसाइटी के अंदर लाया, विच क्राफ्ट एंड ओरेकल। तो ओरेकल, विच क्राफ्ट एंड मैजिक अमंग द अजेंडे, ये हमने समझा है। ओके, तो आप हमने मैलिनोस्की को समझा, इवान प्रिचर्ड्स को समझा। ओके, तो हमने लेवी स्ट्रॉस की बात करें तो इसने, लेवी स्ट्रॉस ने अ, एक तो क्वाइकुटल की स्टडी किया था फ्रांस बॉस ने, और इरोक्यूज को स्टडी किया था एच मॉर्गन ने। कैवी लेवी स्ट्रॉस की बात अगर हम करें तो इन्होंने बेसिकली, मैं आपको समझा देना चाहता हूँ, स्ट्रक्चरलिज्म को स्टडी किया था। तो इन्होंने मिथ्स को स्टडी किया, किनशिप को स्टडी किया, साउथ अमेरिका की ट्राइब्स में। तो इन्होंने बुक लिखी थी एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप, लेवी स्ट्रॉस ने। तो किस तरह से आप देखेंगे कि फैमिली कैसे बनती है वहां पे, मैरिजेस कैसे होती हैं वहां पे, किनशिप्स कैसे सेटअप होती हैं, तो इसको स्ट्रक्चरलिज्म के जरिए अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। तो इस तरह से एक बेसिकली एक एक यूनिवर्सल पैटर्न है, एक स्ट्रक्चर है माइंड के अंदर, वो इसको ऑर्गेनाइज करता है। तो इन्होंने बताया कि, इसने बताया कि ह्यूमन माइंड का स्ट्रक्चर को स्टडी किया,
तो हमारे स्ट्रक्चरल पैटर्न जो होता है वो एक यूनिवर्सल होता है, हर जगह जो है काम वैसा ही करता है। तो अब हमारे माइंड के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है वो हम लोग जो है स्ट्रक्चर एक जैसा ही बनता है अंदर। तो वही स्ट्रक्चर हमारे फैमिली बनाता है, किनशिप बनाता है, मिथ्स को बनाता है। ठीक है, तो अब देखें कि उसमें मिथ्स और स्टोरीज में बाइनरी ऑपोजिशंस को समझा। तो अब कल्चर्स जो है आपको दिखने में तो अलग अलग रहेंगे, बट डीप डाउन अगर हम बात करें तो ऑल ह्यूमंस थिंक using the same basic pattern, using the same mental structure। तो मेंटल स्ट्रक्चर जो होता है वो सिमिलर होता है, तो वो सेम एक जैसा ही सोचते हैं। ये कुछ हिडन स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो इसमें लेवी स्ट्रॉस को कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजी। तो इन्होंने बताया कि कल्चर्स पॉसिबल हो जाता है। कल्चर्स हर जगह में पाने का क्या मतलब है, क्योंकि हमारे माइंड के अंदर जो मेंटल स्ट्रक्चर है उसको समझा है इसने, उसी के कारण हमारी सोसाइटी बनती है, मैरिज होती है। तो इंसान का जो स्ट्रक्चर है उसमें यूनिवर्सल पैटर्न है, एक जैसा ही है। आपको कल्चर अलग अलग तो दिखेंगे लेकिन एक पैटर्न जरूर आपको देखने को मिलेगा, यूनिवर्सल पैटर्न, बेसिक पैटर्न आपको एक जैसा देखता हुआ मिलता है। तो लेवी स्ट्रॉस की बात करें, इन्होंने स्ट्रक्चर जो है हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर है हमारे माइंड का, वही चीज है जो कि जिसके लिए मिथ्स रिस्पॉन्सिबल है, सोशल इंस्टीट्यूशंस रिस्पॉन्सिबल है, हम मैरिज करते हैं, फैमिली बनाते हैं। तो ये एक मेंटल स्ट्रक्चर है जो कि कल्चर को पॉसिबल बनाता है एवरीवेयर। लेवी स्ट्रॉस ने बुक लिखी थी द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप। तो अब मार्गारेट मीड की बात बताएं, तो मार्गारेट मीड ने सैमुआ को में स्टडी की। तो इन्होंने बताया कि अब टीनेजर्स कैसे वहां पे उनका ग्रो अप होता है। ठीक है, तो अब ये बेसिकली जो हम देखते हैं, तो क्या वो बायोलॉजिकल है, स्ट्रेस रेबिलियंस चाइल्ड बायोलॉजिकल है रीजन या कल्चर है। तो अब सैमुआ की जो लड़कियां होती हैं उनके ऊपर प्रेशर कम होता है, तो सोसाइटी रिलैक्स होती है, सेक्सुअलिटी, फैमिली लाइफ उनकी जो होती है वो रिलैक्स्ड होती है। तो अडोलेसेंस एक काम होती है, फुल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट नहीं होती है। तो मार्गरेट मीड ने बताया कि किस तरह से कल्चर हमारी पर्सनालिटी को शेप करता है। तो वो बेसिकली है क्या, ह्यूमन नेचर नहीं है, वो एक अमेरिकन कल्चर की वजह से तो टीन एज में स्ट्रगल देखने को मिलता है। तो अब हम कैसे सोचते हैं, क्या करते हैं, वो कल्चर के ऊपर डिपेंड करता है, बायोलॉजी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। मार्गरेट मीड ने कहा कि किस तरह से कल्चर स्टडी करता है, तो सैमुआ की स्टडी को बताया कि सैमुआ के जो बच्चे होते हैं वो अपना उनका जो कल्चर होता है बड़ा कूल काम होता है, उनमें कोई स्ट्रगल नहीं होता और सभी खुशहाल रहते हैं। यही कारण है कि वो पीसफुल होते हैं। आप स्ट्रेस, आपको अमेरिकन सोसाइटी में जो बचपना होता है वो स्ट्रगल से भरा हुआ होता है, कंफ्लिक्ट से भरा हुआ होता है, इसलिए उनकी लाइफ जो है वो कंफ्लिक्ट बन जाते हैं। इसलिए जो आप कैसे सोचते हैं, कैसा पर्सनैलिटी आपकी बनती है, कंफ्लिक्टिव पर्सनैलिटी है, काम पर्सनैलिटी है, वो डिपेंड करता है कि आप किस कल्चर में ग्रो करते हैं। तो मार्गरेट मीड ने बताया कि किस तरह से हम अंडरस्टैंड करते हैं आवर सेल्व्स को, तो इन्होंने समझा। ठीक है, तो इस तरह से एक फेमस एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे वर्ल्ड के, मार्गरेट मीड की बात हम कर रहे हैं। सैमुअल स्टडी को इन्होंने अंडरस्टैंड किया,
कल्चर एंड पर्सनैलिटी स्कूल ऑफ थॉट दिया। ओके, तो विक्टर टर्नर जो है वो थे सिंबॉलिक एंड इंटरप्रिटेटिव एंथ्रोपोलॉजी से बिलोंग करते थे विक्टर टर्नर। तो हम बात करते हैं कमिंग ऑफ एज इन सैमोआ की बात करते हैं। मार्गरेट मीड ने एक बुक लिखी थी, ठीक है, तो किस तरह से आप उनकी, ठीक है, कैसे वो उनकी डेली लाइफ्स को स्टडी किया, वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, रिलेटिव्स के साथ, और रिलेशनशिप को उनके कैसे हैं वहाँ पे, कैसे वो अडल्ट्स बनते हैं, उनमें लेस स्ट्रेस होता है, रोमांस के लिए वो रिलैक्स्ड होते हैं, वहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है। तो मॉरल पैनिक जो है आप देखने को मिलता है वेस्ट में, ठीक है, तो वो स्मूथली जो है वो अडल्टहुड में जाते हैं। तो इस तरह से ये इन्फ्लुएंस करती है सोसाइटी। तो ग्रोइंग अप जो है वो वहाँ के कल्चर के ऊपर डिपेंड करता है, रूल्स के ऊपर डिपेंड करता है, प्योरली बायोलॉजिकल चैलेंज किया आइडियली कल्चर का बताया कि, ठीक है, तो एजेंडे, ओके, न्यूर पढ़ा हमने, ट्रोबरियन आइलैंडर्स पढ़ा, सैमुआ हमने पढ़ा, लेविस स्ट्रॉस हमने पढ़ा, कमिंग ऑफ एज इन सैमुआ, मार्गरेट मीड, तो लेविस स्ट्रॉस की बात हमने की। तो है ना, तो हम देखते हैं, इसको समझना होता है कि कैसे हम वो फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ कैसे वो इंटरेक्ट करते हैं, कैसे उनकी ट्रांजिशन जो होता है अडल्ट एडोलेसेंस में वो कितना स्मूथ होता है, पीसफुल होता है, काम होता है। यहाँ पे मॉरल पैनिक हमें देखने को मिलता है वेस्टर्न सोसाइटी में। वहाँ पे रिबेलियस चाइल्ड होते हैं, कन्फ्लिक्टिंग चाइल्ड होते हैं, यहाँ पे ऐसा वो शांति से वो रहते हैं और अपने वो एक्सपीरियंस करते हैं रोमांस को, हैसल फ्री, पीसफुली, काम होते हैं, तो इंटरेक्ट वो करते हैं। एडोलिसेंस को स्टडी किया, द टीनेज ईयर्स। तो अब ये कारण जो है क्या है, क्या ये कल्चर की वजह से है या नेचर की वजह से है? ओके, नेचर नर्चर रिलेशन। ओके, तो ये हमने समझा मार्गरेट मीड को। तो अब विक्टर टर्नर की बात हम करें, तो विक्टर टर्नर को भी तो समझना था हमने, ठीक है। तो विक्टर टर्नर ने बेसिकली द रिचुअल प्रोसेस को स्टडी किया विक्टर टर्नर ने। तो विक्टर टर्नर जो है सिंबॉलिक एंड इंटरप्रिटेटिव एंथ्रोपोलॉजी स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते थे। इन्होंने निडम्बू को स्टडी किया, सैमुआ स्टडी किया हमने, हमने ट्रोबरियन आइलैंडर्स को स्टडी किया, पेपुआ न्यू गिनिया, हमने निडम्बू पीपल को स्टडी किया जाम्बिया में, विक्टर टर्नर ने। तो अब देखा इन्होंने कि एक बेसिकली कि किस तरह से उनका रिचुअल प्रोसेस को स्टडी किया, ठीक है, तो सिंबल्स की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो रिचुअल्स कैसे बिलीव करते हैं, रिचुअल्स का कितना रेलेवेंस है, सिग्निफिकेंस है। उन्होंने बताया कि वो डांस करते हैं, कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं, सिंबल्स का यूज करते हैं, निडम्बो पीपल। तो वहां पे उनका रिचुअल्स को स्टडी किया, किस तरह से उनका स्टेटस चेंज हो जाता है, कम्युनिटी बॉन्ड्स बनता है। तो लिमिनैलिटी, कम्युनिटास, सिंबल, तो इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो इन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक कोई ट्रांस सेरेमनीज नहीं है, सुपरस्टिशियस नहीं है, इससे सोसाइटी में सोलिडारिटी आती है, हारमोनी आती है, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करते हैं, तो सोशल कोहेजन बनता है।
तो ये एक सोशल ग्लू की तरह है जो कि लोगों को कनेक्टेड रखता है और एक दूसरे के रोल को वो समझते हैं, सेलिब्रेट शेयर्ड वैल्यूज, तो ट्रांसफॉर्म करता है इंडिविजुअल को। तो आप देखोगे कि टर्नर ने शिफ्ट किया था। तो विक्टर टर्नर सिंबॉलिक एंड इंटरप्रेटिव एंथ्रोपोलॉजी से बिलोंग करते हैं। लेवी स्ट्रॉस ने स्ट्रक्चर्स को स्टडी किया था, इंटरनल मेंटल पैटर्न, यूनिवर्सल पैटर्न जो है उसको स्टडी किया था। अब इसने, टर्नर ने स्टडी किया सिंबल्स एंड मीनिंग्स को, कैसे पीपल कनेक्ट होते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं रूल्स को, शेयर्ड वैल्यू को शेयर्ड करते हैं। तो सोशल ग्लू है। तो आप देखेंगे कि मैरविन हैरिस, काउस, पिग्स, वार्स एंड विचेस, उसके ऊपर हम स्टडी करेंगे। तो हमने पहले देखा कि किस तरह से क्या रोल है विक्टर टर्नर का, कैसे वो सेरेमनीज को वो करते हैं। तो नेडैम्बू, तो उनमें वो स्टडी किया। तो ये, अब उसने चाइल्डहुड छोड़ दी है बट वो अभी अडल्टहुड में नहीं गया है। तो अब वो इस फेज को बोलते हैं लिमिनैलिटी, द इन बिटवीन फेज। कम्युनिटास में क्या होता है, लिमिनल फेज में, तो वो अपने आप को जुड़े हुए वो फेज महसूस करते हैं। ठीक है। तो अब रिचुअल्स के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी एक्शन जो लेते हैं वो, उनको हम बोलते हैं सिंबल्स। उनकी एक डीप मीनिंग होती है। जैसे एक्शन, डांस कर रहे हैं वो एक सिंबल है, मास्क पहनते हैं, ऑब्जेक्ट्स, सेरिमोनियल ऑब्जेक्ट्स वहां पे देखते हैं तो वहां का हार्मोनी, सोशल आइडियाज मिलता है। इससे वो एक्सप्रेस करते हैं वैल्यूज को, बिलीव्स को, सोशल स्ट्रक्चर्स को करते हैं। तो इसने समझने की कोशिश की थी। तो हमने इसका भी एक तोड़ निकाला है कि कैसे विक्टर टर्नर अपने कामों को लेके फेमस था। चाहे वो मार्गरेट मीड हो, चाहे वो रुथ बेनेडिक्ट हो, चाहे वो क्लिफोर्ड गीच हो, चाहे वो विक्टर टर्नर हो, चाहे वो एडमंड लीच हो। तो आपने इसको समझना है, विक्टर टर्नर को स्नाइडर एंड गीच, सिंबॉलिक एंड इंटरप्रेटेटिव थ्योरीज, कैसे उन्होंने काम किया इसके ऊपर। ओके। तो आप बेनेडिक्ट की बात कर रहे, लेवी स्ट्रॉस और एडमंड लीच स्ट्रक्चरलिज्म से ताल्लुक रखते हैं। तो टाइलर हो गया, मॉर्गन हो गया,
तो यही तो चीज है, किस तरह से वो एक काम करता है। सिंबल्स में क्या क्या आता है, उनके ऑब्जेक्ट्स आते हैं, सेरेमोनियल ऑब्जेक्ट्स, देन डांसर्स, देन रिचुअल वेज। तो राइट्स ऑफ पैसेज उन्होंने बताया कि किस तरह से इनिशियल सेरेमनीज होती हैं वहाँ पे। तो कम्युनिटी लिमिनैरिटी की बात की, जिस ये ना तो वो चाइल्डहुड छोड़ देता है लेकिन अडल्टहुड में अभी नहीं पहुंचा है, तो कम्युनिटास लिमिनैरिटी जिसको बोलते हैं। तो एक फीलिंग आती है यूनिटी टुगेदरनेस की लिमिनैरिटी की फेज में। तो अब जो वहाँ के जो रिचुअल ऑब्जेक्ट्स हैं, जहाँ कुछ सिंबल्स हैं, उनका एक गहरा मीनिंग होता है। और यही कारण है कि आपको जो जिसके जरिए सोसाइटी अपना बिलीव्स, अपने वैल्यूज, अपना सोशल स्ट्रक्चर उनका जो होता है वो एक्सप्रेस करते हैं सिंबल्स के थ्रू। टर्नर ने स्टडी किया इस पे। तो टर्नर की ये खासियत थी। अब मैरविन हैरिस की बात करें तो मैरविन हैरिस ने भी बहुत ज़्यादा काम किया है, सोसाइटीज़ को स्टडी करना हो, चाहे किसको भी स्टडी करना हो। अब मार्गरेट मीड मार्विन हैरिस ने कल्चरल मटेरियलिज्म अप्रोच थी, काउज, पिग्स, वार्स एंड विचेस बुक लिखी थी मार्विन हैरिस ने। तो अब पीपल जो है अलग अलग कल्चर्स में उनका अपना एक बिलीव्स होता है, टैबूस होते हैं, कस्टम्स होते हैं। तो कुछ सोसाइटीज पॉर्क नहीं खाती, कुछ सोसाइटीज काऊ नहीं खाती। तो आपको सिर्फ रिलीजन को ही नहीं देखना है, सिंबोलिज्म को ही नहीं देखना है, तो आपने देखना है प्रैक्टिकल रीजंस, मटेरियल रीजंस आपने देखने हैं। क्या वो उनके लिए फूड है, क्या वो उनके लिए रिसोर्सेस है, क्या उनके लिए वो एनवायरनमेंट का काम करता है, क्या सर्वाइवल है। तो कल्चर्स उन्होंने स्टडी किए ना, तो उन्होंने बताया है। ओके। तो सैक्रेड काउ ऑफ इंडिया, हिंदू जो है वो काउस नहीं खाते, क्योंकि काउस का वैल्यूबल है, मिल्क देती है, फ्यूल देती है, फूड फील्ड में काम करती है। तो इससे एग्रीकल्चर डिस्टर्ब हो जाता है, इकोनॉमी डिस्टर्ब हो जाएगी। सो इसलिए टैबू कर दिया इसको, ताकि हम अपने रिसोर्सेज को बचा सकें, प्लोइंग को कंटिन्यू कर सकें। ओके। तो अब बेसिकली एक अब कल्चर जो है मटेरियल कारण है, फूड हो गया है कि नहीं, सर्वाइवल हो गया। तो यही कारण है सोसाइटी को सरवाइव करवाती है, रिसोर्सेस की यूटिलाइजेशन करवाती है। आपको एक रूल्स जो है सिली लगेगा या स्ट्रिक्ट लगेगा, क्योंकि उसने एक मटेरियल पर्पस रहा होगा, प्रैक्टिकल पर्पस रहा होगा। ओके। तो एंथ्रोपोलॉजी एक्सप्लेन कर सकता है, इन्वायरमेंट वहां पे ऐसा है, सोइल वहां पे फर्टाइल है, इकोनॉमिक्स सिस्टम वहां पे ऐसा है, लोग एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं। तो तो जो सिंबल्स के ऊपर, साइकोलॉजी के ऊपर सिर्फ यकीन करते थे, उसको एक्सप्लेन किया, चैलेंज किया मैरविन हैरिस ने। तो ये एक बड़ा ही खास था हमारे लिए, इसको समझना, अंडरस्टैंड करना, समझना। बात करी हमने टीचर्स की, इसको समझना है आपने। तो देखते जाओ, समझते जाओ, अडैप्ट करते जाओ। इसी का नाम
आपको एंथ्रोपोलॉजी है, तो हम और इसमें ऐड ऑन करते हैं, ठीक है। और हम बेसिकली स्टडीज को ही कोड कर रहे थे, कैसे सिंबल एक्शंस को समझना है, निडम्बू के कल्चर को समझना है, कम्युनैलिटी और लिमिनिटा को अंडरस्टैंड करना है, कल्चर्स है वहाँ का, उनका बिहेवियर सिस्टम है, क्या फूड हैबिट्स है, कैसे वो इंटरेक्ट करते हैं फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, नेबर्स के साथ, वहाँ का सिस्टम है। स्ट्रक्चर से मेंटल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, सिंबॉलिक ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं, ओके। तो मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट से कल्चर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो ये समझना ही पड़ेगा, ये अंडरस्टैंड करना ही पड़ेगा। तो आप देखते हैं एडवर्ड टेलर, आप कैसे वर्ल्ड को हम समझने की कोशिश करते हैं, सोशल स्ट्रक्चर कैसे सोसाइटी में हार्मोनी ऑर्डर लेके आता है, इंटरेक्शन करता है, बीमारियों को दूर करता है, और कैसे यहाँ पे प्रोसेस की बात कर हो रही है कॉग्निटिव में, सिंबॉलिक में, स्ट्रक्चर में हम मेंटल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, और यहाँ पे हम प्रोसेस की बात करते हैं, एक स्ट्रक्चर की बात करता है, एक प्रोसेस की बात करता है, ओके। तो कल्चर को एक्सप्लेन किया था एडवर्ड टाइलर एंड कॉन्कलिन ने। तो टाइलर भी समझाते हैं एनिमिज्म, पॉलीथिज्म, मोनोथिज्म को, ठीक है। तो एडवर्ड टाइलर, तो टाइलर एंड कॉन्कलिन, तो कॉन्कलिन की बात करें, इन्होंने हनूनो पीपल जो थे फिलीपींस की, उसकी स्टडी की। तो मेंटल एक प्रोसेस होता है, वैसे वो कैसे प्लांट्स की कैटेगरीज बनाते थे, कैटेगरीज की बात करते हैं हनूनो पीपल। तो अब वो एक मेंटल प्रोसेस होता था। तो कल्चर जो है ये एक मेंटल प्रोसेस है। तो एक कॉग्निटिव टाइलर और कॉन्कलिन ने हनूनो पीपल की स्टडी की, तो बताया उसने कि कैसे वो उनका मेंटल प्रोसेस कैसे चलता है, कैसे वो जो है हनूनो पीपल, तो किस तरह से नॉलेज को ऑर्गेनाइज करते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, हीलिंग्स, फील्ड वर्क। तो कॉन्कलिन ने स्टडी किया हनूनो पीपल ऑफ द फिलीपींस के बारे में। तो कैसे वो प्लांट्स की नेमिंग करते हैं, कैटेगरीज, मेंटल प्रोसेस को समझना है। हनूनो पीपल जो थे फिलीपींस के, उसको स्टडी किया। तो हनूनो पीपल, तो कैसे वो उनके नाम रखते हैं और उनकी कैटेगराइजेशन कैसे करते हैं।
अब ये लॉजिक के बेस्ड है, अगर ये वेस्टर्न थॉट्स के साथ ना भी मेल करता हो बट हाईली डिटेल्ड है। तो अब वो प्लांट्स को अलग करते थे दूसरे प्लांट्स के साथ बेस्ड अपॉन कहाँ पे है, यूज के बेस पे, ग्रोथ पैटर्न के बेस पे, यूजफुलनेस के बेस पे। तो एक इंसान का एक मेंटल प्रोसेस होता है, एक जिसके जरिए वो अंडरस्टैंड करता है वर्ल्ड को, ऑर्गेनाइज करता है वर्ल्ड को। तो उन्होंने को वेस्टर्न साइंस की जरूरत नहीं है प्लांट्स को समझने की। उनके पास एक प्रैक्टिकल सिस्टम है जिसके जरिए वो समझ लेते हैं। तो हमने बात करी हनूनो पीपल ऑफ फिलीपींस, कैसे वो रहते हैं, कैसे वो अंडरस्टैंड करते हैं, मेंटल स्ट्रक्चर का क्या काम कराते हैं वो, मेंटल मॉडल्स क्या है, मेंटल प्रोसेस को एक्सप्लेन किया कि कैसे वो कल्चर को अंडरस्टैंड करते हैं। तो मेंटल सिस्टम है उसमें, कैसे वो प्लांट्स की लिविंग पढ़ते हैं, उनको कोई वेस्टर्न नॉलेज की जरूरत नहीं है, वो यूटिलिटी के बेस पे, ग्रोथ पैटर्न के बेस पे, हैबिटेट के बेस पे वो कैटेगराइज करते हैं। दैट इज कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी। हनूनो इंडिजिनस ग्रुप है जो कि मिंडोरो आइलैंड में रहते हैं फिलीपींस में। तो उनका एक अपना मेंटल प्रोसेस है जिसके जरिए वो ऑब्जेक्ट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ये उनका लॉजिकल है, प्रैक्टिकल है। तो स्ट्रक्चरलिज्म लेवी स्ट्रॉस ने दिया, एडमंड लीच ने दिया, ये भी हमने समझ चुके हैं। कैसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, देखा जा रहा है, इनके बारे में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अजांडे की बात हो, विच क्राफ्ट हो, ओरेकल हो, ए आर रेडक्लिफ ब्राउन हो, फ्रांस बॉस हो, एल एच मॉर्गन हो, ई बी टाइलर हो, क्या शानदार काम किया है इन लोगों ने। ओके, तो क्लिफोर्ड गीच, विक्टर टर्नर, क्लिफोर्ड गीट्स की बात करें तो इन्होंने बैलेंस कोक फाइट को सिंपल एक कोई रिक्रिएशन एक्टिविटी नहीं कहा, ये इसको अपने लिए एक स्टेटस सिंबल उनके लिए बन जाता है। वो अपने बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं इसके जरिए। बैलेंस कोक फाइट एक सोशल फैक्टर्स भी है। क्लिफोर्ड गीच ने जो बुक लिखी, तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए। प्रिमिटिव कल्चर ईबी टैलन ने लिखा, ठीक है। तो हेनरी मॉर्गन ने एंशियंट सोसाइटी लिखा, एंशियंट प्रिमिटिव कल्चर, एंशियंट सोसाइटी। इरोक्यूज के ऊपर स्टडी की नॉर्थ अमेरिका में, क्वाइकुटल के ऊपर स्टडी की नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक, एरन बॉस। आर्गोनॉट्स और वेस्टर्न पैसिफिक के ऊपर स्टडी की। ए आर रेडक्लिफ ब्राउन ने अंडमान आइलैंडर्स में स्टडी की, मिथ्स को स्टडी किया, स्ट्रक्चरलिज्म को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करी इसने। तो आप देखोगे कि अब एमरजेंस कैसे हुआ, ग्रोथ कैसे हुआ, डेवलपमेंट कैसे हुआ एंथ्रोपोलॉजी का हमारे कंट्री में, आपको ये समझना ही पड़ेगा।
तो अब एंथ्रोपोलॉजी इंडिया में आया तो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स लेके आए। तो ट्राइब्स को स्टडी किया, रिलीजन को स्टडी किया, कस्टम्स को स्टडी किया। एच.एस. रिस्ले हैं, सेंसस ऑफ इंडिया स्टडी किया, जे हटन है, ईस्टर्न इंडिया में ट्राइब्स और कास्ट को स्टडी किया। तो इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट की बात करें, वेरियर एल्विन, इरावटी कार्वे, एम.एन. श्रीनिवासन, एन.के. बॉस, डी.एन. मजुमदार, इरावटी कार्वे। तो एक एकेडमिक फील्ड, सीरियस एकेडमिक फील्ड बन गई है कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन से। तो कास्ट को समझा, किनशिप को समझा, ट्राइब्स को समझा, सोशल चेंज को समझा। ओके, तो तो आपको इन लोगों के बारे में, एंथ्रोपोलॉजिस्ट को अंडरस्टैंड करना ही पड़ेगा। आप एच.एस. रिस्ले हैं, जे हटन है, ओके, तो एंड डी.एन. मजुमदार हैं, वेरियर एल्विन हैं, एस.सी. रॉय हैं, जी.एस. बुरे हैं, एन.के. बॉस हैं, एम.एन. श्रीनिवासन हैं, इरावटी कार्वे हैं, टी.एन. मदान है, के.एस. सिंह है। तो उसके बाद एल.पी. विद्यार्थी है, नंदिनी सुंदर है, वीना दास है, अर्जुन अप्पादुराई है। तो आपको देखोगे कि हमने ट्राइब्स की ये क्लासिफिकेशन कर देते थे, उनका सोशल लाइफ, कल्चर को स्टडी करते थे। तो एकेडमिक एंथ्रोपोलॉजी का एमरजेंस हुआ। तो इंडियन स्कॉलर जो थे, एम.एन. श्रीनिवासन, इरावती कार्वे, इन्होंने स्टडी किया। तो हम अर्बनाइजेशन के ऊपर स्टडी करना शुरू कर दिए, डेवलपमेंट के ऊपर स्टडी करना शुरू कर दिए, ग्लोबलाइजेशन के ऊपर स्टडी करना शुरू कर दिए। ओके, तो ये बेसिकली बड़े सारे इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं। एच.एस. रिस्ले की बात करें तो एच.एस. रिस्ले को समझे अगर हम, तो इसने सेंसस ऑफ इंडिया कंडक्ट कराया था। इसने एथनिक एंथ्रोपोलॉजी इंडिया में इंट्रोड्यूस की थी, इसने रेसेस की स्टडी की थी। तो फिजिकल ट्रेड्स, सोशल ट्रेड्स जो थी इंडियन पॉपुलेशन में, उसमें समझने की कोशिश की। इसने रेसिज्म के ऊपर बड़ा काम किया। इसने सेंसस ऑफ इंडिया कंडक्ट किया, एच.एस. रिस्ले ने। तो जे.एच. हटन ने भी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, ईस्टर्न इंडिया में स्टडी की। ओके, आप समझोगे कि एक साइंटिफिक स्टडी के ऊपर फोकस होने लगा, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस आ गए, सोशल स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस किया जाने लगा। तो एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो एन.के. बॉस की बात करें वो हम पढ़ेंगे। देखो, जे हटन है, जे.एच. हटन है, आर.वी. रिसेल है, ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन, इथनोग्राफी, ट्राइब्स एंड कास्ट के ऊपर स्टडी की, सेंसस ऑफ इंडिया के ऊपर स्टडी की स्कॉलर्स ने। ओके, तो इरावटी कार्वे ने महाराष्ट्र के कास्ट के ऊपर स्टडी किया, मैट्रिमोनियल सिस्टम के ऊपर स्टडी किया, किनशिप, फैमिली एंड कास्ट सिस्टम।
तो इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी बड़े कामकाजी थे, इरावती कार्वे। तो किस तरह से महाराष्ट्र का कास्ट सिस्टम को पढ़ा उसने, किस तरह से कास्ट, मैरिज रूल्स कैसे होती हैं। तो इनहेरिटेंस जो है वो चलता है फीमेल लाइन में, मैट्रिलिनियल सिस्टम स्टडी किया। तो कास्ट सिस्टम किस तरह से इंडियन फैमिलीज का स्ट्रक्चरिंग कैसे हुई है। ओके, कास्ट को एनालिसिस किया, किस तरह से कास्ट मैरिज को इन्फ्लुएंस करता है, अर्ली एवरीडे लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है। मैट्रिलिनियल सोसाइटी जहाँ पे वुमन जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है लिनिएज में। तो यहाँ पे बहुत सारे कंसेप्ट सिस्टम है, हेरिटेंस पैटर्न है। एक मतलब देखा जाए कि फैमिलीज बड़ी सारी हैं, किनशिप बड़ी सारी हैं। ओके, महाराष्ट्र किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, स्टडी ऑन मैट्रिलिनियल सिस्टम इन ट्राइबल इंडिया। तो इरावती कार्वे जो है बेसिकली क्या थे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी थे, सोशियोलॉजिस्ट भी थे। कास्ट सिस्टम को स्टडी किया इन्होंने, फैमिली को स्टडी किया, मैरिज को स्टडी किया, किनशिप को स्टडी किया। इरावती कार्वे की बात हम कर रहे हैं। इरावती कार्वे को आपने पढ़ना है, समझना है। जैसे जे हटन है, एच रिस्ले हैं। इरावती कार्वे ने क्या किया, इरावती कार्वे ने कास्ट सिस्टम के ऊपर स्टडी किया, इरावती कार्वे ने फैमिली के ऊपर स्टडी किया और किनशिप के ऊपर स्टडी किया। तो किस तरह से फैमिली नेटवर्क कैसे बनता है, नॉलेज नेटवर्क कैसे बनता है, कास्ट सिस्टम को स्टडी किया, किनशिप को स्टडी किया, फैमिली स्ट्रक्चर को स्टडी किया, कैसे फैमिलीज हमारी ऑर्गेनाइज होती हैं, कैसे कास्ट जो है वो ऑर्गेनाइज होता है। तो कास्ट एनालिसिस को किया कि कास्ट बेसिकली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। तो अब देखा जाए कि महाराष्ट्र में क्या है, स्टडी ऑफ महाराष्ट्रियन कास्ट एंड फैमिली। तो किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया और मैट्रिलिनियल सिस्टम इन इंडिया को स्टडी किया। तो इरावती कार्वे की बात अगर हम करें तो किस तरह से इन्होंने फोकस किया किनशिप के ऊपर, फैमिली के ऊपर, कास्ट सिस्टम के ऊपर। महाराष्ट्र में इसने कास्ट सिस्टम को स्टडी किया, मैट्रिलिनियल सिस्टम्स को स्टडी किया, मैट्रिमोनी, किनशिप एंड फैमिली स्टडीज को स्टडी किया, कास्ट एनालिसिस को स्टडी किया, मैट्रिलिनियल सोसाइटीज को इसने स्टडी किया। आपको इनको डिटेल में समझना है, अंडरस्टैंड करना है। जितने भी मैंने आपके सामने एंथ्रोपोलॉजी स्टडी की है, ये सारी की सारी केस स्टडीज, कमिंग ऑफ एज इन सैमोआ, आर्गोनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक, एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप, प्रिमिटिव कल्चर, इंडियन सोसाइटी, महाराष्ट्रियन कास्ट और कैसे मैरिज इंटरेक्ट करते हैं, कास्ट मैरिज इंटरेक्शन करते हैं। इरावती कार्वे ने स्टडी किया, महाराष्ट्र में स्टडी किया, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया इरावती कार्वे ने स्टडी किया। तो एम श्रीनिवासन की हम बात करें इरावती कार्वे की के बाद, जिसने ट्राइबल सोसाइटीज को स्टडी किया बड़े इत्मीनान से। तो अब श्रीनिवासन ने जो साउथ इंडिया के विलेज थे उनके विलेजेस के ऊपर केस स्टडी करना शुरू कर दी।
तो अब देखा जाए कि कास्ट जो है हमारे सोशल रिलेशनशिप को ये कैसे इन्फ्लुएंस करता है। तो एम एन श्रीनिवासन जो है किस तरह से लोअर कास्ट के लोग जो हैं वो प्रैक्टिस अडॉप्ट करते हैं हायर कास्ट के, संस्कृताइजेशन। और उसके बाद डोमिनेंट कास्ट का कॉन्सेप्ट दिया एम एन श्रीनिवासन ने। इसमें बताया उसने कि कास्ट बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, उनके पास बहुत पैसा होता है और वो सोसाइटी को रेगुलेट करते हैं। तो कास्ट एंड सोशल चेंज कि सोशल चेंज जो है डायनामिक है, स्टैटिक नहीं है। कास्ट एंड सोशल चेंज, तो कास्ट जो है इंडिया में फ्लेक्सिबल है, इवॉल्विंग है। किस तरह से लोअर कास्ट जो है वो कस्टम्स अडॉप्ट कर लेते हैं हायर कास्ट के। तो अब फेमस वर्क की बात करें एम.एन. श्रीनिवासन की, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कूक्स ऑफ साउथ इंडिया। ठीक है, तो कास्ट इन मॉडर्न इंडिया, द रिमेंबर्ड विलेज बुक लिखी थी इसने। कास्ट एंड सोसाइटी अमंग द कूक्स ऑफ साउथ इंडिया, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेस, द रिमेंबर्ड विलेज। कैसे सोशली क्लाइंब करते हैं कास्ट सिस्टम, सोशल चेंज बहुत सारी चेंजेस लेके आता है, हायरार्की को बदल देता है। तो आपको अंडरस्टैंड करना होता है जी सिंपल वर्ड्स में। तो ये देखा जाए तो जो लोअर कास्ट है वो उनका अपने हायर कास्ट के लोगों में वो ट्रांसफर हो जाते हैं। तो एम.एम. श्रीनिवासन ने रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया, द रिमेंबर्ड विलेज, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड चेंज अदर एसेस के ऊपर बुक लिखी एम.एन. श्रीनिवासन ने। एम.एन. श्रीनिवासन ने संस्कृताइजेशन का भी कॉन्सेप्ट दिया था। ओके, तो द रिमेंबर्ड विलेज के ऊपर बुक लिखी। तो उनका सोशल ऑर्गेनाइजेशन कैसा उनका स्ट्रक्चर है, रिचुअल्स को स्टडी किया। तो रिलीजन से ही उनके टाइज हैं फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, सोशल ड्यूटीज हैं। तो कास्ट सिस्टम को स्टडी किया, डोमिनेंट कास्ट, संस्कृताइजेशन, मॉडर्न कास्ट एंड से। ठीक है, रिमेंबर्ड विलेज रामपुरा कर्नाटका में। तो किस तरह से मॉडर्नाइजेशन, सोशल चेंज हमारे इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो बहुत सारा काम किया है इन्होंने, सोसाइटी को समझा है, रिलीजन को समझा है, डोमिनेंट कास्ट के बारे में कंसेप्ट दिया था, संस्कृताइजेशन को एक्सप्लेन किया है, किस तरह से लोअर कास्ट जो है हायर कास्ट जैसा बन रहे हैं, दिखना चाहते हैं। तो कास्ट की बात करें, एक पर्टिकुलर कास्ट होती है किसी रीजन में, वो डोमिनेट करती है, वो रिसोर्सेस के ऊपर उनका होल्ड होता है, वो एग्रीकल्चर करते हैं, वो बिजनेस यूनिट सेटअप करते हैं। तो मैंने बताया कि रामपुरा विलेज है कर्नाटका का, वहां पे इन्होंने स्टडी की कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड एसेस, कास्ट को स्टडी किया, कल्चर्स को स्टडी किया, ट्राइब्स को स्टडी किया। ओके, तो हमने देखा इरावटी कार्वे हो, चाहे वो डी.एन. मजूमदार हो, चाहे आप देखोगे ये एम.एन. श्रीनिवासन हो, है ना। तो एम.एन. श्रीनिवासन हो गए, इरावटी कार्वे हो गई, डी.एन. मजूमदार। ठीक है, तो आप देखोगे कि 20th सेंचुरी एडमिनिस्ट्रेटर्स ने क्या किया। डी.एन. मजूमदार है, एम.एन. श्रीनिवासन है, वेरियर एल्विन है,
तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ, पहले तो ये कॉलोनियल सब्जेक्ट हुआ करता था, फिर ये स्कॉलर एडमिनिस्ट्रेटर्स ब्रिटिश ऑफिसर्स के आने से इन्होंने मिशनरीज और जो स्कॉलर्स जो थे, तो वो अंडरस्टैंड करे थे सोसाइटी को। ठीक है, तो अर्ली की बात करें, एम एन श्रीनिवासन की बात करें, तो डीएन मजूमदार की बात हमने की। डीएन मजूमदार ने खो मुंडा भिल कम्युनिटीज जो थी उसके ऊपर रिसर्च कैरी आउट की। तो इसने भी ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, किनशिप, फैमिली, रिलीजन, कस्टम्स, तो किस तरह से ट्राइबल लाइफ जो है एनवायरनमेंट के साथ डिपेंडेंट होती है। तो ट्राइबल इथनोग्राफी बेसिकली क्या है कि डेली लाइफ ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज, तो किस तरह से सोशल स्ट्रक्चर, कल्याण स्ट्रक्चर, मैरिज रूल्स एंड लीडरशिप पैटर्न जो है वो, ट्राइबल रिलीजन एंड बिलीफ सिस्टम, एनिमिज्म, एंसेस्टर वर्शिप, रिचुअल्स, तो ट्राइबल कम्युनिटीज को डेप्थ में समझने के लिए मजूमदार ने बड़ी हेल्प की। तो किस तरह से ये इवॉल्व हुए सोशली, तो ट्राइबल इंडिया हो गया, हो एंड मुंडा स्टडीज, रेस एंड ट्राइब्स ऑफ इंडिया। तो आप देखोगे फेमस वर्क इसके हैं, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स। डीएन मजूमदार ने कहा कि हो की स्टडी की, मुंडा की स्टडी की, बिल की स्टडी की, ट्राइबल को किनशिप हो गया, रिलीजन हो गया, कस्टम हो गया, सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, किस तरह से ट्राइबल लाइफ अडेप्ट टू द एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे मेजर कंट्रीब्यूटर्स क्या है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी किया, ट्राइबल रिलीजनल पॉलिटिकल सिस्टम को अंडरस्टैंड किया, ट्राइबल कास्ट सिस्टम को अंडरस्टैंड किया, इंडियन ट्राइब्स की स्टडी की। तो एनके बोस की बात कर लीजिए, डीएन मजूमदार ने क्या स्टडी की, हो मुंडा बिल के ऊपर स्टडी की उन्होंने, उनका रिलीजन, उनकी किनशिप, उनके कस्टम्स को स्टडी किया। ये स्टडी किया एनके बॉस, डीएन मजूमदार ने। अब एनके बॉस की बात करें, एनके बॉस ने भी ट्राइबल स्टडीज की। ओके, तो वेरियर एल्विन ने भी काफी कुछ कंट्रीब्यूशन किया। एंथ्रोपोलॉजी इन इंडिया, फोक कल्चर एंड इंडियन सोसाइटी बुक लिखी थी एनके बॉस ने। तो ट्राइबल्स के ऊपर स्टडी की, उनके कल्चर को स्टडी किया, रिलीजन को स्टडी किया, मैरिज को स्टडी किया। यू मस्ट अंडरस्टैंड ऑफ इट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट
फेमस एंथ्रोपोलॉजिस्ट को हम पढ़ रहे हैं एक एक करके, क्या वो करते हैं, क्या वो समझते हैं, कैसे वो काम करते हैं, क्या सोसाइटीज को स्टडी करते हैं वो। डीएन मजूमदार जैसे हमने डिस्कस किया, एनके बॉस हमने स्टडी किया। ओके, एंथ्रोपोलॉजी इन इंडिया फेमस वर्क है एनके बॉस का। फॉक कल्चर एंड इंडियन सोसाइटी है एनके बॉस का। तो वेरियर एल्विन ने सेंट्रल इंडिया के ट्राइब्स के ऊपर स्टडी किया। बेगास, गॉन्ड्स, भिल्स, तो उनके रिचुअल्स, उनका रिलीजन कैसा है, डेली लाइफ कैसी है। वेरियर एल्विन ने राइट्स के ऊपर बात की। ओके, तो सेंट्रल इंडियन ट्राइब्स के ऊपर स्टडी किया। तो इनकी एजुकेशन के लिए, इनकी लिटरेसी के लिए, डेवलपमेंट के लिए बात करते थे। ओके, तो ट्राइबल्स जो है बैकवर्ड नहीं है, उनका भी अपना एक कल्चर है, रिच कल्चर है, नॉलेज है। तो बैगास, ओके, गॉन्ड्स, भिल्स के ऊपर स्टडी की। किन्होंने स्टडी की? बिल्स, बेगास, गॉन्ड्स के ऊपर वेरी रेलवेंट ने। एनके बॉस ने भी ट्राइबल फॉक, ट्राइबल कल्चर को स्टडी किया। हो, मुंडा, भिल स्टडी किया डीएन मजूमदार ने। ट्राइबल सोसाइटीज इन इंडिया, ओके, डीएन मजूमदार, एमएन श्रीनिवासन, ओके, द रिमेम्बर्ड विलेज, इनके ऊपर काम किया। तो अलग अलग एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं। टीएन मदन रिलीजियन एंड सोशल स्ट्रक्चर के ऊपर काम किया। टीएन मदान ने, सबने रिलीजन के बारे में स्टडी की, फैमिली के बारे में स्टडी किया, सोशल के बारे में स्टडी किया, किस तरह से। ओके, तो रिलीजन इन इंडिया, तो एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए वो, ठीक है, के एस सिंह, तो की एंथ्रोपोलॉजिस्ट था एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में। तो पंडित्स ऑफ रूरल कश्मीर, फैमिली एंड किनशिप अमंग द पंडित्स ऑफ रूरल कश्मीर के बारे में स्टडी की टीएन मदन ने। कैसे मॉडर्नाइजेशन जब होती है तो ट्रेडिशनलिज्म कैसे अडेप्ट करता है। ओके, तो रिलीजन और सोसाइटी के ऊपर स्टडी किया टीएन मदान ने। इन्होंने हिंदुइज्म को पढ़ा, सिखिज्म को पढ़ा, उनके प्रैक्टिसेस को पढ़ा, कैसे वो वर्शिप करते हैं, किनशिप के बारे में पढ़ा मदान ने। तो वेरियर एल्विन ने बाइगा, गॉन्ड्स के बारे में पढ़ा, भिल्स के बारे में पढ़ा। ओके, तो मेजर कंट्रीब्यूशन क्या है ये हम समझेंगे। के एस सिंह की बात हम करें तो एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में बेसिकली पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट जो था वो किया स्टडी, और एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और पीपल ऑफ इंडिया पर इनिशिएट किया। उनके कस्टम्स, उनकी लैंग्वेज, रिलीजन, पॉलिटिकल लाइफ, कस्टम्स। ओके, तो पीपल ऑफ इंडिया का काम क्या था? इसका मतलब था कि जितनी भी कम्युनिटीज है उनका कैटलॉग बनाना है, उनका कास्ट है, चाहे ट्राइब्स है, चाहे रिलीजियस ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो पीपल ऑफ इंडिया एक प्रोजेक्ट पे काम किया के एस सिंह ने। ओके, तो
एथनोग्राफिक एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड जो है पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया के.एस. सिंह। तो ये एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च के लिए एक नेशनल लेवल पे एजेंसी है। जितनी भी कम्युनिटीज यहाँ पे रह रही है उसका डॉक्यूमेंटेशन बनाना, क्या लैंग्वेजेस हैं, क्या कस्टम्स हैं, क्या ऑक्यूपेशंस हैं, क्या रिलीजन है, पॉलिटिकल लाइफ कैसी है। इससे हम पॉलिसी मेकर्स जो है कल्चरल डाइवर्सिटी को अंडरस्टैंड करने में सक्षम होते हैं। तो ये एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, क्या कार्य किए हैं इन्होंने। ठीक है, इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट में ट्राइबल की स्टडी की, कास्ट की स्टडी की। ओके, के.एस. सिंह है, टी.एन. मदान है, फिर वेरियन एल्विन है, फिर एम.एन. श्रीनिवासन है। ओके, और बड़े सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, हेमनडॉर्फ है। ठीक है, एल.पी. विद्यार्थी है। ठीक है, फिर एफ.जी. बेले है। ओके, तो एस.सी. दुबे है। और हमने एच.एस. रिस्ले की बात की थी ना, तो वैसे ही जी.एस. बुरे हैं, उन्होंने भी रेसिज्म के ऊपर स्टडी किया। एस.एस. सरकार है। ओके, और इनको आपने समझना है। तो हेमनडॉर्फ ने नेपाल भूटान के ट्राइब्स को स्टडी किया। नागाज के ऊपर स्टडी किया। द स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, ट्राइब्स के ऊपर स्टडी किया, नागा ट्राइब्स के ऊपर स्टडी किया। एफ.एच.ए. हेमनडॉर्फ। एल.पी. विद्यार्थी ने जो छोटा नागपुर रीजन है वहां पे काम किया। मुंडा और वान। एफ.जी. बेले ने इंडिया, नेपाल और अफ्रीका की कम्युनिटी स्टडी की। पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। एस.सी. दुबे जो है रूरल इंडिया पे फोकस था, डेवलपमेंट के ऊपर फोकस था, मॉडर्नाइजेशन के ऊपर फोकस था। जी.एस. बुरे ने स्टडी की कास्ट के बारे में, ट्राइब के बारे में। एस.एस. सरकार ने ट्राइब के बारे में स्टडी की, अलग अलग ट्राइब्स के बारे में स्टडी की। डिफरेंट डिफरेंट एल.पी. विद्यार्थी ऐसे हैं, बेले हैं। तो ओके, तो एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या है, कैसे इतने सारे लोग, ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी हो गया, ट्राइब्स के बारे में स्टडी करते हैं। सेंट्रल इंडियन ट्राइब्स, नॉर्थ ईस्ट इंडियन ट्राइब्स, साउथर्न इंडियन ट्राइब्स, चाहे वो एल.पी. विद्यार्थी है, चाहे वो हेमनडॉर्फ है, नागास के बारे में स्टडी किया था, चाहे वो एस.एस. सरकार है, चाहे वो ये है जी.एस. बुरे है, एस.सी. दुबे है, एफ.जी. बेले हैं, सरकार है। तो इनके बारे में
आपको समझना है, अंडरस्टैंड करना है। ओके, तो आप देखोगे इन ट्राइब्स के बारे में, तो अर्ली स्कॉलर्स कौन से थे, मिड सेंचुरी स्कॉलर्स कौन से थे, लेट सेंचुरी स्कॉलर्स कौन से थे, एफ जी जेल, एस एस सरकार, टी एन मदन, के एस सिंह। ओके, तो ये बड़े ही स्कॉलर्स के बारे में हमने पढ़ते आए हैं। ठीक है, तो जितने भी इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं इनके बारे में हमने स्टडी की है। इरावती कार्वे ने महाराष्ट्रियन कास्ट के ऊपर स्टडी किया, याद रखना। कुर्क्स के ऊपर स्टडी किया एम श्रीनिवासन ने। डी एन मजूमदार ने हो और मुंडा को स्टडी किया। वेरियर एल्वी ने बाइगा गॉन्स को स्टडी किया। पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट पे काम किया के सिंह ने। हेमनडॉर्फ ने टागास के ऊपर स्टडी किया। एलपी विद्यार्थी ने छोटा नागपुर ट्राइब्स के ऊपर स्टडी किया। छोटा नागपुर ट्राइब्स के ऊपर स्टडी किया था एलपी विद्यार्थी ने। तो सेंट्रल एंड ईस्ट इंडियन ट्राइब्स के ऊपर एसएस सरकार ने काम किया था। ठीक है, तो एलपी विद्यार्थी ने छोटा नागपुर ट्राइब्स के ऊपर काम किया था। डीएन मजूमदार ने हो और मुंडा ट्राइब को स्टडी किया था। एनके बॉस ने भी एंथ्रोपोलॉजी इन इंडिया के ऊपर स्टडी की। फोक कल्चर एंड इंडियन सोसाइटी के ऊपर स्टडी किया। वेरियर एल्विन ने भी बैगास गॉन्स के ऊपर स्टडी किया, नागास के ऊपर स्टडी किया, छोटे नागपुर ट्राइब्स के ऊपर स्टडी किया। ओके, तो ये बड़े ही अर्ली स्कॉलर्स हैं। कुछ अर्ली स्कॉलर्स थे, कुछ मिड सेंचुरी स्कॉलर्स थे, कुछ लेट सेंचुरी स्कॉलर्स थे। इनके बारे में हम बात करते हैं। ओके, तो आप देखेंगे कि जीएस गुरे हो गया, या फिर एच एच रिस्ले रिस्ले हो गए, एस एस सरकार, इन लोगों ने रेसेस के ऊपर स्टडी की। और इन लोगों ने किस तरह से इन्होंने स्टडी की, रेसेस को स्टडी किया। जीएस गुरे, एच एस रिस्ले, तो सबसे पहले ये क्या करते थे, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का इस्तेमाल करते थे। नेसल इंडेक्स हो गया, स्किन का कलर हो गया, स्कल का शेप कैसा है। तो इन्होंने कहा कि कास्ट और रेसेस आपस में मिलते हैं। इन्होंने कहा कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं डिफरेंट रेसेस में। इन्होंने रेस को लिंक किया कास्ट के साथ, ये इसका क्रिटिसिज्म है। अब जीएस गुरे ने क्या किया, जीएस गुरे ने फिजिकल मेजरमेंट्स ली। इन्होंने फिजिकल रिकॉर्ड्स भी, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स भी देखे, माइग्रेशन, ओरिजिन, मिथ्स, इथनोग्राफिक डेटा भी लिया, कल्चर, लैंग्वेज, कस्टम्स, इसको भी स्टडी किया। तो तो रिस्ले की क्लासिफिकेशन को क्रिटिसाइज किया। तो इन्होंने एथनोग्राफिक स्टडी की, कल्चर्स को स्टडी किया, लैंग्वेज को स्टडी किया, इथनोग्राफिक डेटा कलेक्ट किया, कल्चरल डाइवर्सिटी को इन्होंने एक्सप्लेन किया, रेशियल डिटर्मिनिज्म। ओके, तो एसएस सरकार की अगर हम बात करें, इन्होंने भी जो है मॉडर्न वन है, तो फिजिकल प्रैक्टिसेस भी ली, लेकिन साथ में इन्होंने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स भी देखे, इथनोग्राफिक डेटा भी किया। इसने भी फिजिकल प्रैक्टिस स्टडी की, कल्चर को स्टडी किया। ओके,
इन्होंने कहा कि ट्राइब्स एंड कास्ट को हमें पॉलिसी के लिए काम करना चाहिए, रेशियल कैटेगरीज नहीं है। तो रेस के लिए, रेस स्टडीज कैसे इवॉल्व हुई इंडियन एंथ्रोपोलॉजी में? इंडिपेंडेंस के बाद फिजिकल मेजरमेंट के ऊपर फोकस जो है वो नहीं रहा। पहले था फिजिकल मेजरमेंट पे फोकस, अब नहीं रहा। फिजिकल मेजरमेंट ली, जीएस गुरे ने कहा कि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, माइग्रेशन का कॉन्सेप्ट भी लिया, कल्चर लैंग्वेज को भी बीच में ढाला उसने। एसएस सरकार ने फिजिकल मेजरमेंट्स ली और कल्चर के ऊपर फोकस किया, सोसाइटी के ऊपर फोकस किया। ओके, तो ये है। तो ये एच एस रिस्ले रिजिड क्लासिफिकेशन थी, जीएस गुरे ने क्रिटिसाइज किया। रेस एक फैक्टर लिया, क्लासिफाई किया सोसाइटी को, रेस को कास्ट के साथ लिंक किया, कल्चर एंड सोसाइटीज के ऊपर इसने ज्यादा फोकस किया। तो देखते हैं हम कार्यक्रम इनका क्या कर रहे हैं, है ना। तो बेसिकली कॉलोनियल पीरियड में एच एस रिस्ले ने स्टडी की थी। मिड सेंचुरी में इन्होंने जो है पहले तो रैंक करने की कोशिश की, इन्होंने रैंक नहीं की। इन्होंने कहा कि हम रिलीजियस कल्चरल डाइवर्सिटी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। तो मोर साइंटिफिक होना चाहिए, कॉलोनियल बाइज्ड अप्रोच नहीं होना चाहिए। तो इसलिए इन्होंने कहा कि हमें कल्चर के ऊपर फोकस करना चाहिए, सोशल स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करना चाहिए, ट्राइबल स्टडीज के ऊपर फोकस करना चाहिए। क्योंकि साइंटिफिक क्रिटिसिज्म ये था कि पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में ये कहा गया कि फिजिकल ट्रेड से हम किसी की मेजरमेंट, इंटेलिजेंस, बिहेवियर नहीं मेजर कर सकते। हमने फोकस था यूनिटी के ऊपर, कल्चरल डाइवर्सिटी के ऊपर, रेस के ऊपर फोकस नहीं था। ट्राइब्स के वेलफेयर के ऊपर वर्क किया, सोशल डेवलपमेंट के ऊपर वर्क किया, पोलिटिकल प्लानिंग के ऊपर वर्क किया। और मोस्टली ये हिस्टोरिकल कल्चर नहीं है। तो बॉडीज को मेजर करते थे और क्लासिफाई करते थे रेस को। तो रेस एक वन एस्पेक्ट है, कल्चर ज्यादा मैटर करता है। इन्होंने कहा कल्चर भी लो, सोसाइटी को भी स्टडी करो, कल्चरल डाइवर्सिटी को भी स्टडी करो, सिर्फ रैंक नहीं करो। ठीक है, चेंज हुई मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजी जो है, कैसे रेशियल स्टडीज जो है इंडिया में हुई, कंट्रीब्यूट क्या किया, है ना। तो ऐसा सरकार की बात करें तो इनका जो था फोकस जो था, जैसे एसएस सरकार हो, एवी रसेल, जीएस गुरे, डीएन मजुमदार, ठीक है। तो एसएस सरकार, के एस सिंह, एन के बॉस, तो अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी को फोकस किया। तो रेस इज लार्जली इररिलेवेंट फॉर रैंकिंग पीपल। फोकस किसके ऊपर है? डाइवर्सिटी को अंडरस्टैंड करना है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन को अंडरस्टैंड करना है, डेवलपमेंट को अंडरस्टैंड करना है। तो ये था बेसिकली रेस को अंडरस्टैंड करने का तरीका। हम स्कॉलर्स की स्टडीज को कोट कर रहे हैं। देखो मैंने इस वीडियो में कितने स्कॉलर्स के बारे में बताया है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट हो गए, स्कॉलर्स हो गए, ओके, क्या उनके कार्य थे, डिफरेंट स्कॉलर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, करीब करीब, ओके। तो हम इनको समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। फील्ड वर्क का ट्रेडिशन जो स्टार्ट किया था वो आप समझोगे। फील्ड वर्क का ट्रेडिशन जो है उसमें मेलिनोस्की ने ट्राइबेरियन आइलैंडर्स में बताया, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की।
एथनोग्राफिक रिकॉर्डिंग क्या होती है, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट क्या होता है। तो इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने क्या स्टडी किया, ट्राइबल्स के ऊपर, विलेज के ऊपर स्टडी की, ट्राइब्स के ऊपर स्टडी किया। ओके, तो मार्गरेट मीड ने स्टडी किया, इवान प्रिचर्ड्स ने जेंडे और न्यूर को स्टडी किया, मेलिनोस्की ने ट्रोबरियन आइलैंड्स में स्टडी की, एवरीडे लाइफ। ठीक है, तो इसको हम समझे, इसको अंडरस्टैंड किए हम। मदान, के एस सिंह, जी एस गुरे, तो मैजिक और रिलीजियस फंक्शनरीज हम पढ़ते हैं रिलीजन में, प्रीस्ट, शमाम, मेडिसिन मैन, सॉर्सरर एंड विच। तो ये आपको मैंने पढ़ाया है। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ रिलीजन के बारे में भी मैंने पढ़ाया है, आपको अंडरस्टैंड भी कराया है। तो आप देखते हैं कि प्रीस्ट रिचुअल्स में पार्टिसिपेट करता है, उसका रिलेशनशिप होता है गॉड के साथ। शमान स्पिरिट्स के साथ रिलेशनशिप होता है। हिंदू प्रीस्ट हो गए, कैथोलिक प्रीस्ट हो गए, साइबेरियन शमाम्स हो गए, नेटिव अमेरिकन मेडिसिन मैन, ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक हीलर्स हैं, जैसे अफ्रीकन हर्बलिस्ट्स हैं, सॉर्सरर। तो अब ये मैजिकल पावर्स होती हैं उनके अंदर। शमाम क्या होते हैं, मैजिक होता है विच के अंदर। प्रीस्ट और शमाम्स की रिस्पेक्ट होती है, सॉर्सरर एंड विचेस की रिस्पेक्ट नहीं होती है। तो सुपर नेचुरल के साथ डील करते हैं, मिस फॉर्चून के साथ डील करते हैं, इलनेस के साथ डील करते हैं। तो सॉर्सरर एंड विचेस के बारे में कहा जाता है कि दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, हर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं, ट्रेडिशन का इस्तेमाल करते हैं। ये कहते हैं कि स्पिरिट्स के साथ बातें करते हैं, हील करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो सोशल स्टेटस की बात की, इनका सोशल स्टेटस है, तो ये हार्म करते हैं। सिक्रेटिव मैजिक होता है इनमें, मैजिकल पावर्स होती हैं इनमें, कंट्रोल करते हैं। सॉर्सरर हो गया, मेडिसिन मैन हीलर्स हो गया, रिचुअल्स का, ट्रेडिशनल नॉलेज का, हर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं। मीडिएट्स करते, रिलीजियस स्पेशलिस्ट होता है। तो ऑफिशियल रिलीजियस लीडर होता है, रिलीजियस लीडर होता है ये। तो सुपर नेचुरल के साथ डील करते हैं, हेल्थ के साथ डील करते हैं, रिचुअल मैटर्स के साथ डील करते हैं, मैजिक और रिलीजियस फंक्शनरीज। हम एक्सप्लेन करते हैं इलनेस को, हम कोप करते हैं इलनेस के साथ, हम रिचुअल्स को परफॉर्म करते हैं, हम सुपर नेचुरल चीजों के साथ डील करते हैं, रिलेशन बनाता है गॉड के साथ, कम्युनिटी रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं, मीडिएट्स करते हैं, स्पेशलिस्ट्स होते हैं शमाम्स, ये बीमारी दूर करते हैं। ठीक है, स्पिरिट्स के साथ कम्यूट करते हैं, रिचुअल्स भी परफॉर्म करते हैं। साइबेरियन शमाम्स, नेटिव अमेरिकन मेडिसिन मैन, प्रैक्टिस मेडिसिन, स्पिरिचुअल हीलिंग करते हैं ये। तो ऑफन कम्युनिटीज मेन हेल्थ प्रोवाइडर इन रूरल और ट्राइबल सोसाइटीज में, मेडिसिन मैन, हीलर, अफ्रीकन हर्बलिस्ट्स, स्पेल्स करते हैं, चार्म्स करते हैं, रिचुअल्स करते हैं, सॉर्सरर, स्पेल, चार्म्स,
रिचुअल्स, अजेंडे विचक्राफ्ट स्टडी किया था ईवी, ठीक है, प्रिचर्ड्स ने। तो अब ये सुपर नेचुरल के साथ इनकी बातें होती हैं, ट्रेडिशन के साथ डील करते हैं, हर्ब्स के साथ डील करते हैं, ठीक है। तो मैजिक्स, स्पेल्स, चार्म्स, रिचुअल्स को इस्तेमाल करते हैं। तो ट्राइबल सोसाइटीज में कहा जाता है उसकी वजह से सोशल टेंशन हो जाती है, सस्पेक्टेड सॉर्सरी। तो ये एक रिलीजियस फंक्शनरीज है, मैजिक और रिलीजियस फंक्शनरीज है, जिनके बारे में हमने वीडियोस में डिस्कस किया है। ओके, तो ये अभी हम थोड़ा सा पढ़ते हैं वेरियस फेमस फिजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स और उनकी कंट्रीब्यूशन क्या है। ठीक है, तो हम रेसेस के बारे में पढ़ लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं गाइस। तो इस वीडियो में हम यहाँ तक ही रखते हैं, थोड़ा सा आगे भी और डिस्कस करेंगे हम अगली वीडियो में। तो हम जनरली डिस्कस ही कर रहे हैं मोस्टली, क्या है क्या नहीं है वो पढ़ते हैं। ओके गाइस, इस वीडियो में हम यहाँ तक ही रखेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।